आर्टिकल 19 लोग पूरा खत्म नहीं किए थे। आर्टिकल 19 में हम लोग 19(1) की बात कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हम लोग बात कर लिए थे, और इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस में दिया हुआ था? 19 का सब क्लॉज 2 जो है वो इसका रिस्ट्रिक्शन का बात करता है, और 19(1)(a) तो हम लोग का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करता है। तो ये न्यूज़पेपर वाला केस हम लोग पढ़ चुके थे। एक न्यूज़पेपर का केस पढ़े थे, सकल न्यूज़पेपर्स। एक और केस था बेनेट कोलमैन, ठीक है, बेनेट कोलमैन। तो बेनेट कोलमैन का भी लगभग जो केस था लगभग वही था। इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, नंबर ऑफ पेजेस को, ठीक है। और इसका एक और रीजनिंग भी दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजनिंग था कि अगर हम बड़े न्यूज़पेपर को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो छोटे न्यूज़पेपर को बढ़ने का मौका मिलेगा और उनको भी अपना लाइवलीहुड क्या कहते हैं कमाने का मौका मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप देखते होंगे जो भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है या रिक्रूटमेंट का कोई निकलता है, इट इज गिवन इन फ्यू न्यूज़पेपर्स, लेकिन सब में नहीं दिया जाता है। और किसी का जो हमारा क्या कहते हैं, हमारे अगर हजारीबाग में देख लो तो आपके जो प्रभात खबर है वो वाइडली सर्कुलेटेड है कंपेयर टू आजाद सिपाही, जो कि कंपैरेटिवली काफी न्यू न्यूज़पेपर है। तो ऑब्वियसली उनको ग्रोथ नहीं मिलेगा। और इस बेनेट कोलमैन में बोला जो न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी लाया, न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी के अंदर आपको बताया थे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या हुआ कि आपको क्या प्रोहिबिट करता था, उसका एक्सपोर्टिंग आपका प्रोहिबिटेड था। आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया। और एसेंशियल कमोडिटीज में डालने के बाद क्या हुआ, हर इंडिविजुअल नहीं, हर कंपनी को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूज़ प्रिंट का आपका क्या कहते हैं जो इंक होता है वो दे दिया। तो आपका इंक लिमिटेड हो गया, तो आपका पब्लिकेशन लिमिटेड हो गया, और आपका पब्लिकेशन लिमिटेड हो गया तो पर पेज के हिसाब से आपका न्यूज़पेपर का जो दाम था उसको भी वो फिक्स कर दिया। मतलब जितना पेज होगा उसके हिसाब से आपका प्राइस होगा। ऑब्वियसली इसका लास्ट उसका इंटरप्रिटेशन ये भी होगा कि एडवर्टाइजमेंट कम कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट अगर आप कम कीजिए, आप रेवेन्यू कम जनरेट कीजिए, और ये रेवेन्यू जनरेट करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे प्री सेंसरशिप भी आ गया। मतलब कि हम क्या लिखना है नहीं लिखना है ये सारा चीज को हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो ये प्री सेंसरशिप भी आ गया। तो बेनेट कोलमैन के केस में बोला गया कि इज दिस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हम लोग पहले कल परसों बात किए थे कि इफ दैट इज द केस देन द मीडिया हैव नॉट बीन गिवन एनी स्पेशल राइट्स, देयर राइट्स विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओनली। तो अगर हम लिमिट कर रहे हैं, am I bringing that fundamental right to restrict? हम अगर उसको बोल रहे हैं कि पर पेज को डिक्टेट कर रहे हैं या फिर प्राइस को फिक्स कर दे रहे हैं, न्यूज़ प्रिंट हम क्या कहते हैं जितना जिसका रिक्वायरमेंट है उसको नहीं दे रहे हैं, बट एक जो कोटा फिक्स कर दिए हैं उसी हिसाब से दे रहे हैं, तब क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन आपका फंडामेंटल और क्या कहते हैं राइट्स का होगा, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये मीडिया का बोला गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकना हुआ, ठीक है। प्लस अब जब हम लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मीडिया के पार्लेंस में, तो यहाँ पे एक बात आता है सेंसरशिप होना चाहिए या नहीं? सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। पिछले दिन भी आपको बताए थे कि आपका एक बार कोई चीज को आप छप गया, उसके बाद आप कोर्ट में जाइए कि क्यों हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्री सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, बी इट फॉर एनी केस। तो प्री सेंसरशिप अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके से आप किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है अगर रेस्ट्रिक्शन के बाद हुआ है तो आप कोर्ट में जाके उससे आप ले सकते हैं। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका एक हम लोग जो बोलते हैं पार्ट थर्ड का बैकबोन है, और हमारा राइट टू डिटरमाइन होता है, ये हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन से होता है, और ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब प्री सेंसरशिप हुआ, या जो हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्या हम लोग ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मतलब सर अपने माध्यम तो रख सकते हैं सर एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उसको डिफेम नहीं कर सकते हैं, मॉरलिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और डिफेम नहीं कर सकते ऐसा जरूरी नहीं। तुम डिफेम मतलब क्या कहते
लोग डिफेम हो रहा है तो तुम क्या करोगे? सच तो बोलना पड़ेगा। ये तो डिफेम रहा ही नहीं सर, सच है। फिर तो डिफेम रहा ही नहीं। उसको बोलो कि हमको अपना बात बोलने का मौका होना चाहिए, बाकी इसको क्या कहते हैं जो भी रहे, लेकिन क्या कहते हैं आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम में बहुत कोई इसको वायलेट भी करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू की ये सारा जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म, ये सारा कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। Can you say something about the Supreme Court judges in name of the freedom of speech and expression? ऐसा लेटेस्ट ये रिमार्क्स ही बोल सकता है। रिमार्क्स बोल सकते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जुडिशरी स्पेशल पावर्स में आ जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। हम लोग नॉर्मल इंसान का पावर क्या बात करते हैं। इफ देयर इज अ जजमेंट, अभी एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था ना जिसमें काफी क्रिटिसाइज हुआ था, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जजमेंट था, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें बोला गया था कि क्या कहते हैं ग्रोपिंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ग्रोपिंग स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूरी है, एंड दैट वाज गिवन बाय सम लेडी जस्टिस एंड शी वाज एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। तो वहां पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ उस जजमेंट का। ठीक है, तो अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं जुडिशियल अथॉरिटी को, जुडिशियल अथॉरिटी को अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इसका जवाब क्या होगा? रुको, आगे से पूछें। किसी हम जुडिशियल अथॉरिटी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्रिटिसाइज करना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हुआ? गलत है या नहीं है तो क्या उसको डिसाइड हुआ ही नहीं है। और गलत है, तुम गलत है तुम डिसाइड करने वाले कैसे हो गए? जस्टिस है वो जो जज में बैठा हुआ है और तुम उसको बोलोगे कि तो आप गलत बोले हैं। मैं सर ये मतलब कोर्ट का डिसीजन पे होता है या फिर कोर्ट का रिव्यू? क्या कोर्ट का रिव्यू पे डिपेंड करता है। कोर्ट का रिव्यू पे डिपेंड कर सकता है। एज हम बोले कि राइट एंड क्रिटिक ऑफ क्या कहते हैं दैट पर्टिकुलर केस, हम तुमको क्वेश्चन दे दिया, तुम लिख भी दिए, तो क्या वो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आएगा? नहीं आएगा। तो बोले धीरज, हाँ आना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? वही तो बेसिस होगा उसको क्रिटिसाइज करने का। अच्छा ठीक है, तुम नहीं आएगा कि नहीं पता? नहीं पता तुम सर आप अभी बोले कि सच बोले तो ठीक है बोलना। सच हम क्रिटिसाइज करने का बात कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करने का बात मतलब हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो हमारे जस्टिस बैठे हुए उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? गलत करना तो कर सकते हैं, गलत कर रहा है तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गलत कर रहा है ऐसा नहीं बोलो कि जजमेंट में अगर कुछ गलत है तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। देखो जो जज बने हैं और हम लोग जो लॉ पढ़ते हैं, लॉ तो हम लोग सेम पढ़े हैं, अंडरस्टैंडिंग हम लोग का अलग हो सकता है, कोई बात पे इंटरप्रिटेशन हम लोग का अलग हो सकता है, और इंटरप्रिटेशन ऐसा चीज है कि दोनों इंटरप्रिटेशन सही होता है। इसीलिए केस लिखता है एक हारता है, जो उसको सामने वाला को पसंद होता है। हाउ डू यू ब्रिंग आउट योर केस, कितना अच्छे से आप अपना केस को प्रेजेंट करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द केस। तो यहाँ पे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करें तो क्रिटिसिज्म इज अ हेल्दी फॉर्म व्हिच इज टू बी एग्जिस्टेंस इन द डेमोक्रेसी। होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट निकाल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर वैसा हो गया कि जस्टिस भगवान हो गया, तब तो भाई वो जो जजमेंट दे दिया उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं होगा, अपील भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि वी हैव अ हेल्दी थिंग दैट वी कैन क्रिटिसाइज अपॉन। ठीक है, वी कैन क्रिटिसाइज अपॉन, ये होना चाहिए। ठीक है, एक और अगर इंस्टेंस हम लोग लेते हैं जिसमें आपका होता है कि आपका यूसुफ मिलन को रात में 3 बजे आप सुप्रीम कोर्ट खोल के आप उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं कि इसको आपको हैंग इसको करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बैठ गया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसके दो हो सकते हैं, दो रिगार्ड हो सकते हैं। या हम लोग अफजल गुरु को ले लेते हैं, अफजल गुरु को ले लेते हैं। अफजल गुरु was one of the mastermind in the
attacks of the parliament attack. ठीक है, parliament attack हुआ. Now that person, if we look into judicially, अगर हम उसको देखें, that person was limited, his role was limited. वहाँ पे वो जो काम किया था, that was obviously a undertaking of the prevention और कोटा वोटा के अंदर में हो गया, that is fine. But उसका दो चीज हो सकता है. If you want to criticize the judgment, हो सकता है बोल सकते हैं कि इतना लोगों को आप क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ देते हैं, बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू दैट पर्सन. यू कैन क्वेश्चन इट बिकॉज हमारा रेयर केस है, ये है वो है, एंड यू हैव द क्रिटिसाइज दैट पर्टिकुलर जजमेंट. अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं उस जजमेंट को, दैट इज अंडर योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बट अगर आप बोलते हैं घर घर से अफजल निकलेगा हु हैज बीन accused of the terrorist activities, and you are saying that the Supreme Court जो बोला कि ये टेररिस्ट नहीं था, टेररिस्ट था, उसको हम फांसी में चढ़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट गलत किया, ये आप नहीं बोल सकते. दोनों में अंदर समझे. आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि हमको ये जजमेंट पसंद नहीं आया, या फिर आप बोल सकते हैं यूसुफ मेनन में जो आप क्या कहते हैं 3 बजे खोल के सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग करके जो प्रेसिडेंट सेट किए, ये अच्छा नहीं किए, क्योंकि बाकी में भी ये फॉलो होना चाहिए. अगर आप नहीं फॉलो कीजिएगा देन दैट विल बी द ब्लैक पॉइंट ऑफ जुडिशरी. इफ यू आर सेइंग कि हाँ हम हर बार बैठेंगे, हम हर बार 3 बजे खोलेंगे, देन दैट इज अ वेरी गुड प्रेसिडेंट. बट अगले बार नहीं करते हैं तो वो ब्लैक स्पॉट बन जाएगा. ठीक है. दूसरी तरफ अगर उस बेसिस पे अगर आप बोल रहे हैं देन दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है. लेकिन अगर आप उसको क्या कहते हैं सांप्रदायिक बना के, रिलीजियस बना के, किसी तरीके से आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, नॉट मेकिंग दैट डायरेक्ट रिमार्क ऑन द जजमेंट बट ऑन द जज, then that will be not be coming under freedom of speech and expression, because he is already a judge. He has passed all the requisite qualification for the judge. So if you are saying that that particular judge has no knowledge, then you are saying that the Supreme Court, the appointing authority of the Supreme Court is not good, or that you are criticizing all of them. ठीक है. तो क्रिटिसाइज आपको किस चीज का करना है? जजमेंट का. ठीक है. जज को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसका जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं. ठीक है. समझ रहे हैं? The freedom of speech and expression and saying you are going into the internal lives of somebody, or you are accusing that person of something, that will be through that particular judgment. उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन not going into their personal lives. ऐसा किया, ऐसा था, ऐसा हुआ. That is again not something we can say. ठीक है. Now there is something called which is saying in the administrative law इसको ज़्यादा यूज किया जाता है, that is biasness. ठीक है. biasness. ये biasness सुने वर्ड? क्या होता है biasness? partiality. और कोई? हाँ? भेदभाव. क्या होता कैसे है ये? मतलब biasness का ऐसे लिखा हुआ है certain inclination towards a certain group. हाँ, certain inclination. ठीक है. certain inclination. That is biasness. ये biasness proof कर सकते हैं biasness proof. हाँ, Administrative law में क्या? हाँ? कैसे? कैसे करोगे? 2-3 चीजें से, जैसे जिस मतलब जो एडजुडिकेटर है, और मतलब हम ऐसे ही इस टर्म से बोलते हैं, एडजुडिकेटर है और जो पार्टी है जिसमें बायस जिसके है वो, तो अगर उन दोनों के बीच एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इस आदमी का जो एडजुडिकेट कर रहा है, देन ही बी बायस टुवर्ड्स इट. सेकंड है कि अपार्ट फ्रॉम वेस्टेड इंटरेस्ट, तो वेस्टेड इंटरेस्ट इतना वाइड टर्म बोल चुके हैं कि इसमें पर्सनल प्रोफेशनल सब इंटरेस्ट आ गया. ठीक है. और तो उसके साथ साथ मतलब फिर सब सारा वेस्टेड इंटरेस्ट बोला ये. ठीक है. वेस्टेड इंटरेस्ट है. अगर मानो कि वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तब भी बायसनेस हो सकता है. जब वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तब बायसनेस हो सकता है. हाँ सर, हो सकता है. प्रूफ कैसे करोगे? हाँ, प्रूफ करना थोड़ा सा सर मुश्किल है. ये नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो बता रहे हैं. समझ लो कि कल के दिन में क्या कहते हैं ये जज बन गया. ठीक है. और ये जज बनने के बाद इसका एक समझ लो कि क्लासमेट जो कि यूएलसी से पढ़ा हुआ क्लासमेट इसके सामने लीड कर रहा है.
दूसरा भाई जो है, जो दूसरा पार्टी है, वो कहीं फलाना ढिमकाना लॉ कॉलेज से पढ़ के आया। Will there be a soft corner for the person? तो बोलेगा वो नहीं है, छोड़ ले जाएगा। नहीं, वो भी डिपेंड करता है कैसा रिलेशन था इन लोगों का नहीं। क्लास में। नहीं, हम सिर्फ तुमको बोल रहे हैं कि बायसनेस का बात कर रहे हैं। अब बायसनेस होगा ऑन द फेस ऑफ इट, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ लो कि तुम क्या कहते हैं, दिल्ली में घूम रहे हो, ठीक है, दिल्ली में घूम रहे हो और तुम्हारे बगल में J02 का गाड़ी आया, तो तुमको अंदर से खुशी लगेगा, लगने का बात नहीं है, लगने का बात नहीं है, लेकिन तुमको अच्छा लगेगा। अरे J02 किया आपको, हमको भी लगता था जब हम बैंगलोर में थे, देखते सुबह सुबह जा रहे थे, लेकिन J02 का गाड़ी आया, हमको बहुत खुशी लगा, गाने लगा नहीं पता गाड़ी सर वहां भी देखे तो बहुत खुशी हुआ था अपना गाड़ी। तो ये जो J02 वाला कंसेप्ट आया, या फिर आप फॉरेन सॉइल में यू आर सीइंग दिस, दैट इज अ काइंड ऑफ बायसनेस, and that if implemented into your professional life will have something to do, that is biasness, but it can be proved, ठीक है, it can't be proved, ठीक है, it is very difficult to prove, actually it is very difficult to prove. Now coming to in the judicial parlance, in the judicial parlance में लोग आते हैं, समझ लो, अभी बोला जाता है कि जो फैमिली कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट को जनरली हेड किया जाता है बाय अ फीमेल जज, ठीक है, फीमेल जज। नाउ सपोज इट्स नॉट गोइंग इनटू द जेंडर बायसनेस एंड अदर थिंग, दैट पर्टिकुलर लेडी इज अ डिवोर्सी, ठीक है, will she give a judgment which will be for the woman against the men? Maybe. For the men, for the women and against men. 99% probability है। सर मैं कोई बंदे सकते हैं। ठीक है। देखो तुम जब जुडिशरी में काम करना, जब आप वकील बन जाओगे, आप काम करना शुरू करोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर हर जज का एक काम करने का तरीका है, ठीक है, एक तरीका है। कोई होता है बहुत लिबरल होता है, कोई बहुत क्या कहते हैं श्रूड होता है, तो किसी के पास जाओगे तो कन्विक्शन पक्का है, किसी के पास जाओगे तो बेल पक्का है, ऐसा होता है, एंड दैट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो ये जो बायसनेस होगा ना, ये बायसनेस निकालना बहुत मुश्किल है। If that person has a background और उसके बाद वो जजमेंट में दिख रहा है वो बायसनेस है, लेकिन तुम प्रूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं कर सकते हो, या प्रूव नहीं कर सकते हो कि आपका बायसनेस इसी वजह से है। बोल दो जज को, बोल दो जज को। सर उसने झाड़ू नहीं बोली सर। झाड़ू से पूछा लगवाएगा। सही बात है। जी बोल रहा है। ठीक है। जैसे वो अगर आप बात करते हैं बायसनेस का, तो यहाँ पे बायसनेस का बात क्यों की है? बायसनेस का बात है कि जब आप फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, तो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये भी कवर किया जा सकता है, बट इफ यू कैन प्रूव इट, इफ यू कैन प्रूव इट। अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, दैट विल अगेन गो फॉर डिफेमेशन, और यहाँ पे आप इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ पे लाना है, ये आपका बहुत जरूरी है। गूगल सर बुक छापे हैं जैसे गूगल। हाँ लगा दिए ना उस पे, ठीक है। अच्छा ये सेम लाइन बोले भी थे, मतलब ये बोले थे इन केस वो एडवोकेट जनरल वर्सेस क्या नाम था उसका, प्रशांत भूषण का केस था, उसमें यही लाइन होती है कि द राइट गिवन इंसाइड इन ये एफओएसी इज ओनली द राइट टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी। कल हम तो आपको बताया था ना कि ब्रेक सबसे जरूरी होता है, वो आपको फॉरवर्ड ले जाता है। तो क्रिटिसिज्म हमेशा आपको खराब नहीं करता है, बट इट विल ऑलवेज मोटिवेट यू टू डू बेटर। तो सुप्रीम कोर्ट का भी क्रिटिसिज्म होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी क्रिटिसिज्म होता है, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके जजमेंट्स का क्रिटिसिज्म होता है, होता है, और होना भी चाहिए। दैट इज योर फंडामेंटल राइट। एंड ऑल्सो द एडवोकेट्स के लिए तो लीगल राइट भी है, एडवोकेट्स के लिए तो लीगल राइट भी है, क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं सीखते कैसे हैं, हम किसी चीज को अगर हम कोशिश करेंगे किसी चीज को सीखने का कहाँ पे गलत है तभी तो हम सीखेंगे। तो ये चीज को हमारा लीगल राइट भी है कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैंने अच्छे से, ऑब्वियसली पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये एक चीज हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसका पढ़ लिए थे ना,
सर इंडियन एक्सप्रेस आप बोल सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस सरकार से पड़ा हुआ है हाँ इंडियन एक्सप्रेस अच्छा नहीं इंडियन एक्सप्रेस पेपर अच्छा है इंडियन एक्सप्रेस पेपर अच्छा है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का क्या कहते हैं, जो एक उसको देखते हैं बाद में, अभी पहले आते हैं कि जो आपका कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स का बात करता है, ठीक है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट बोलता है कि इज दैट कमिंग अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट मतलब कि किसी भी चीज का जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं क्या किया जा सकता है। पहले तो ये, तो इसके पहले जो आपका सबसे पहला केस था वो था आपका हमदर्द दवाखाना, हमदर्द दवाखाना। तो हमदर्द दवाखाना का केस बोलता है कि हम क्या कहते हैं, मैजिकल रेमेडी से सब ठीक कर सकते हैं, और वो मैजिकल रेमेडीज एक्ट जो था उसके अगेंस्ट में उसका क्या कहते हैं, बोला गया कि उसका वायलेशन करता है। मतलब कि आप जो क्या कहते हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का बोला गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आएगा कि नहीं, और क्या ये 19(1)(g जो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस का बात करता है उसका भी उल्लंघन करता है या नहीं। मतलब कि आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस के लिए आपको एडवर्टाइज करना जरूरी है और आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आपका एडवर्टाइज कर रहे हैं जिसमें आप बोल रहे हैं कि हम क्या कहते हैं, होता है ना जो हमदर्द दवाखाना, मतलब समझ रहे वो जो आपका हकीम वाला है, अब वो बोल दे रहा है कि आपका क्या कहते हैं, आपको गॉल ब्लैडर है, हम दवाई देंगे आप ठीक हो जाइएगा, ठीक है। तो अगर वो ऐसा डिमांड कर रहा है या फिर वैसा चीज को बता रहा है, तब तो लोग सर्जन के पास कहा जाएगा, नहीं जाएगा। तो वहां पे उसको उसका एडवर्टाइजमेंट जो था उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया अंडर द मैजिकल एंड रेमेडीज एक्ट था, उसके अंदर उसको बैन कर दिया गया कि आप ये कमर्शियल एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे बोला गया कि ये जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आता है, ठीक है। ये हमदर्द दवाखाना में बोला गया। इसके बाद आया एक टाटा येलो पेजेस वर्सेस एमटीएनएल, ठीक है, टाटा येलो पेजेस वर्सेस एमटीएनएल। तो यहाँ पे क्या था कि जो एमटीएनएल, जो हम लोग यहाँ पे बीएसएनएल चलता है, ये महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन बस। लेकिन ये दिल्ली बॉम्बे और कलकत्ता में ही, अब नहीं है, अब तो शायद सेम ही है। अब तो एमटीएनएल तो बेच दिया ना, एमटीएनएल तो बेच दिया। तो एमटीएनएल पहले हुआ करता था गुजरा जमाना। तो एमटीएनएल में आपका क्या था कि वो एक डायरेक्टरी बनाता था जिसमें सबका फोन नंबर हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एमटीएनएल ने सोचा कि काहे हम खुद अपना पैसा बर्बाद करें, इसका टेंडर निकाल दिया। टेंडर निकाल दिया और टेंडर निकालने के बाद किसी को बोल दिया कि आप इसको बनाइए। पहले जो बनाया उसमें उसका क्या कि एडवर्टाइज बनाना शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, टाटा अपना पब्लिकेशन ले आया, सारा क्या कहते हैं उसका जितना भी नंबर्स था वो अपना एक टाटा येलो पेजेस करके निकाला और उसमें अपना एडवर्टाइज किया, और ये सारा इंफॉर्मेशन जो भी नंबर्स थे उसको भी वो छाप दिया। अब ये नंबर्स छाप दिया, अगर तुमको लग रहा है कि इसमें क्या कहते हैं आर्टिकल 21 होना चाहिए था, राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए था, उसका बात हम लोग नहीं करेंगे, काहे जजमेंट में भी नहीं किया था, उस क्वेश्चन नहीं उठाया गया था कि क्या टाटा को हक था कि सब सब्सक्राइबर्स का नंबर उसको मिल जाए। दैट इज अगेन आवर राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू प्राइवेसी ये 97 का केस है, तो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ये तो हमारा अभी 2014 में एस्टैब्लिश हुआ, जो कि हमारा ये केस था, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें आया था राइट ऑफ प्राइवेसी को पहली बार बताया गया कि होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का बस केस ये है कि क्या टाटा येलो पेजेस एडवर्टाइज कर सकता है इन द टेलीफोन डायरेक्टरी एज पर दैट कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का बात है। तो क्या होगा, कर सकता है नहीं कर सकता है? उस समय जब से अगर उस समय और इस समय का क्या मतलब? सर अभी ना ऐसा राइट टू प्राइवेसी का उसमें राइट टू प्राइवेसी का बात हम बोले नहीं करना है, राइट टू प्राइवेसी का अभी इशू नहीं है। अभी इशू क्या है कि क्या वो कमर्शियली एडवर्टाइज कर सकता है, जिसमें आपका फोन नंबर दिया हुआ है उसको क्या कहते हैं वहां पे वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे कि देखते हो ना कि समझ लो कि प्रभात खबर निकालता है एक स्पेशल एडिशन, हजारीबाग एडिशन निकालता है और उसमें सबको अपना विशेष देता है, विशेष यू हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली करता है ना उसमें। और उसमें काहे करता है,
उसको अपना प्रमोट करना है, वो तो एडवर्टाइज हुआ ना, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो ये तो न्यूज़पेपर का बात हुआ। अब यहाँ पे बात कर रहा है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, जो कि आपका टेलीफोन डायरेक्टरी टाइप का था, एंड दैट ही नेम्ड एज टाटा येलो पेजेस। अगर बहुत छोटे होंगे तो एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे आप टीवी पे, तो ये येलो पेजेस का जो एडवर्टाइजमेंट आता था, दैट इज एंड उसमें आपका कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी होता था, इसमें एडवर्टाइज किया हुआ है। तो क्या ये किया जा सकता है अंडर द एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? बताओ उत्कर्ष, तुम बताओ। अरे जानते नहीं हो, सोचो। क्या होना चाहिए? नहीं पता। और कोई? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं सर, उसका नंबर के साथ नहीं करना चाहिए किसी के। नंबर के साथ नहीं करना चाहिए। अरे नंबर के साथ नहीं कर रहा था, नंबर तो क्या कहते हैं भते दुनिया का दिया हुआ था उसमें कम से कम समझो कि दिल्ली में अगर जितना फोन लगा हुआ है उतना का नंबर लगा हुआ है, ठीक है। वो ऊपर नीचे थोड़ा सा लिख दिया था कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। अपना पेपर बर्बाद कर रहा था, न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी नहीं था, वो अपना जितना छापना है छाप रहा था। रिक्वायरमेंट पेजेस का रिक्वायरमेंट बंद करना नहीं था, वो उसके साथ उसको छाप रहा था। और वो नेचर जो था एडवर्टाइजमेंट का वो कमर्शियल नेचर का था, ठीक है। उसके लिए दूसरे से वो पैसा भी ले रहा था। तो ये बात आया कि कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें कोर्ट ने बोला कि हम अगर बात करते हैं कंज्यूमर्स का, तो कंज्यूमर्स को हर प्रोड्यूस कैसे मिलना चाहिए, हर प्रोडक्ट कैसा मिलना चाहिए? लोएस्ट प्राइस में, लोएस्ट प्राइस में मिलना चाहिए। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द कंज्यूमर्स आर गेटिंग द थिंग एट अ लोएस्ट प्राइस। तो कंज्यूमर को लो प्राइस में मिलना चाहिए। तो लो प्राइस में कब मिलेगा? कंपटीशन होगा, और यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या होगा, ज्यादा आपका पीपल को पता चलेगा। पीपल को पता चलेगा तो क्या होगा, इसका क्या होगा, मास प्रोडक्शन होगा। मास प्रोडक्शन होगा तब आपको कंपटीटिव प्राइस में मिलेगा। और मास प्रोडक्शन होगा कैसे? मास प्रोडक्शन होगा कैसे? जब रिक्वायरमेंट आएगा, और रिक्वायरमेंट आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइज जो बोला गया कि ये एडवर्टाइज करना क्या हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो इस केस में बोला गया कि डिसेमेंटेशन ऑफ नॉलेज, डिसेमेंटेशन ऑफ नॉलेज जो है ये बहुत जरूरी है। अगर डिसेमेंटेशन ऑफ नॉलेज नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप किसी चीज को यूज कैसे कीजिएगा, ठीक है। समझ लो कि आपका बहुत सारा क्या कहते हैं, जैसे कि फोन है, ठीक है, फोन है। फोन में अभी देखोगे कि लगभग जितने भी प्लान्स है वो आसपास है। कोई 598 है, कोई 601 है, कोई 603 है, तो आसपास में ही है। तो 97 में आपका कंपटीशन लॉ नहीं आया था, तब भी हमारा MRTP था। तो अगर किसी का अगर मोनोपोली होता है मार्केट में, तो दैट दे विल ऑलवेज चार्ज मच मोर देन व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। देखो एक मोनोपोली है हमारे मार्केट में गोदरेज इंटीरियो का। गोदरेज इंटीरियो का जो आपका मार्केट है वो आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का, इंटीरियर डिजाइनिंग आप कहीं पे भी किसी भी बड़े ऑफिस में देखोगे वहां पे गोदरेज इंटीरियो किया हुआ है। और गोदरेज इंटीरियो का कोई सब्स्टिट्यूट अभी इंडिया में नहीं है, उसका मोनोपोली है। अब वो जो रेट तय करेगा उसमें ही उसको करना है। जब कंपटीशन कब आएगा, जब कोई कंपनी उसको कम्पीट करेगा तब ना। अभी कोई कंपटीटर ही नहीं है, कंपटीटर नहीं है, तो वो आपका मोनोपोली एक क्रिएट किया हुआ है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि वो किसी को करने नहीं दे रहा है, लेकिन अभी तक somebody has not reached their level कि वो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि एडवर्टाइज करना जो होगा दैट इज आवर फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हम फंडामेंटल राइट नहीं बनाएंगे इसको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तब हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, और पीपल को लोएस्ट प्राइस में सामान नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा देन वी आर एक्चुअली गिविंग दैट कंज्यूमर्स को डिनाइंग ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि हमको जितना प्राइस में सामान मिलना चाहिए, अगर हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, दैट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इफ वी वांट दैट फेलियर नॉट टू बी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, देन वी शुड गिव दैट द लाइसेंस ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अब बताओ इंडियन एक्सप्रेस। हमको भूल गए रुको बता, इसमें कुछ उसमें सर, उसमें सेंसरशिप था, ये
पैसा के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ कुछ और भी था, मतलब नहीं छाप सकता था कंटेंट पे भी था। होगा तेरे ठीक है, चलो अभी हम लोग और एक केस पढ़ते हैं, वो काफी केस करते हैं। तो वो वाला केस काफी इंटरेस्टिंग केस है। वो इंटरेस्टिंग केस ऐसा है कि ये था आपका सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल का ये जो केस है, ये केस में क्या हुआ कि आपका एक हीरो कप होने वाला था इंडिया में 1993 में। अब क्या हुआ कि दूरदर्शन के पास क्या कहते हैं जो शेयरिंग टेक्नोलॉजी था वो नहीं था। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए होता है, मतलब कि सीधे ब्रॉडकास्ट होता है, वो टेक्नोलॉजी में जो सैटेलाइट में जो ब्रॉडकास्टिंग इमेज जाता है वो टेक्नोलॉजी दूरदर्शन के पास नहीं था। तो दूरदर्शन उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता था। तो उसने बोला कि हम एक नया चैनल लॉन्च करेंगे DD3 और उसमें उसका ब्रॉडकास्टिंग होगा। लेकिन गवर्नमेंट का काम जानते ही, गवर्नमेंट अब तब कर रहा है, जीरो कब तो हलने वाला था नहीं। तो क्या किया BCCI जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग था, वो बोला कि एक और प्राइवेट प्लेयर को लेकर आते हैं। तो आ गया आपका ESPN और ये दोनों आ गया पिक्चर में। तो इन लोग बोला कि हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और इसको हम लोग स्ट्रीम करेंगे। ठीक है, तो कुछ ठीक था। अब स्ट्रीम करने का बात जब हुआ तो बात आया एयरवेव्स का। ठीक है, एयरवेव्स हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो एयरवेव से होता है। अब एयरवेव्स का बात आया कि जो ट्रांसमिशन होगा ये एयरवेव से होगा, और एयरवेव्स क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन है। आर एयरवेव्स पब्लिक प्रॉपर्टी? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आया कि एयरवेव्स आपका पब्लिक प्रॉपर्टी है या नहीं। एयरवेव जानते हो, आपका जो प्रोडक्शन होता है, जैसे हम लोग सुने हैं ना स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रापोस्फीयर, ये सब में आपका सैटेलाइट पे जाता है इमेजिंग, उससे आपका वापस आता है आपके टीवी पे आता है। अब हम लोग का ये जो टाइम था ये 95 का टाइम था। 95 में हमारा बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ था एज मीडिया में। मतलब हमारा मीडिया के नाम पे तब भी हमारे पास क्या था, एक रेडियो हुआ करता था और दूसरा हमारे पास टीवी हुआ करता था। और टीवी विद लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कि अब जैसे 1000 चैनल है वैसा तो था नहीं, वहां पे 2 4 5 चैनल थे और उसमें ही होता था। एंड मोस्टली डीडी का ही चैनल चलता था, क्योंकि एवरीबॉडी वाज नॉट प्रिविलेज्ड टू हैव दैट अदर कनेक्शन। ठीक है, अब बात आता है कि एयरवेव्स पब्लिक प्रॉपर्टी है या नहीं। सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी होता क्या है? जिसके पास आपका ओनरशिप या पोजीशन है। जिसके पास अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है? राइट, पब्लिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी से इसको आप लोग यूज कर सकते हैं सर। तो बताओ कौन सा प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जितना भी है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कौन सा होता है? एट अ सर्टेन रीजन के साथ सर। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या है बताओ ना। रोड है सर। रोड है, तो रोड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। वहां पे तुम चलते हो, टैक्स दिए हुए हो, तो वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं पे देखते हो कि ये लिखा होता है दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, trespassers not allowed, strict action will be taken against the trespassers। वो क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो रास्ता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। याद करो, आपको जब हम लोग 15 पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखा हुआ था कि nobody will be discriminated on the basis of using certain roads, bathing घाट, on the basis of any caste, religion, sex, place of birth। याद है 15 के अंदर? तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? तो पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ। तो यहाँ पे बोल दिया गया जो एयरवेव्स है वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है? कोई भी यूज कर सकता है। यूज तो कर सकता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए उसका टेक्नोलॉजी चाहिए। मतलब वाईफाई यहाँ पे लगा हुआ है तो वाईफाई को तुम पकड़ के तो यूज कर नहीं सकते हो। मोबाइल चाहिए तुमको यूज करने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, मीडियम नहीं है, तो तुम यूज नहीं कर सकते हो। अब हुआ ये कि जो टेक्नोलॉजी से वो प्रसार कर रहा था, वो प्रसार को डीडी यूज नहीं कर सकता है। तो डीडी लगा दिया अड़ंगा कि नहीं करेंगे तो हम ही करेंगे, दूसरे को काहे दे रहे हो। अब इसमें हो गया क्या कहते हैं गड़बड़। ये होगा क्या? तो एयरवेव्स को तो ये बोल दिया कि ये क्या कहते हैं आपका फंडामेंटल राइट है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी होगा, क्योंकि द राइट ऑफ
ब्रॉडकास्टिंग ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू व्यूइंग। मतलब कि अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और उसको कोई देख ही नहीं रहा है तो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां गया? ठीक है, तो आपका जो लिसनर्स होगा, व्यूअर्स होगा, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। उसको देखेगा तभी तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक रीजनिंग ये दिया। और दूसरा बोला कि क्या डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये एयर वेव्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है या नहीं। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोई भी चीज को मास तक पहुंचा रहे हैं तभी उस चीज को ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल था आपका मन का बात, जो क्या कहते हैं मोदी जी आते हैं, वो किसी चैनल पे नहीं करके उसको किए हैं किस पे? रेडियो पे, ताकि ये डिसेमेंट हो, द नॉलेज ऑफ डिसेमेंटेशन हो टू द मास पब्लिक। अगर समझ लो कि वो आके करते हैं एनडीटीवी में ठीक है, अगर मान के चलो कि वो करते हैं एनडीटीवी में, तो एनडीटीवी का आपका व्यूइंगशिप लिमिटेड है और कुछ ही लोग उसको देख पाते हैं। तो अगर हम समझ लीजिए कि किसी न्यूज चैनल में करते, इट विल बी ओनली फॉर द प्रिविलेज जो अफोर्ड कर सकते हैं। एनडीटीवी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं टीवी भी बहुत कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट इन केस ऑफ रेडियो इट कैन बी हर्ड फ्रॉम इवन अ मोबाइल। ठीक है, तो अगर हम डिसेमेंटेशन ऑफ नॉलेज कर रहे हैं और इसी का ही पावर का बात कर रहे हैं, तो ये पावर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एवरी पर्सन। और इसी थ्योरी पे इसने बनाया फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब हम लोग बात करते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, हम अगर किसी चीज को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या फिर अपना बात रखना चाहते हैं, उससे पहले हमको क्या होना चाहिए? उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा तब हम किसी चीज को क्रिटिसाइज कर नहीं सकते हैं। तो अगर वैसे देखो तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको नॉलेज, और नॉलेज कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, डिसेमेंट होना चाहिए। और इफ दैट इज अ थिंग व्हिच इज ओनली फॉर द प्रिविलेज्ड क्लास, ओनली फॉर द प्रिविलेज्ड पीपल, तो वहां पे आप देखोगे कि आपका फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गोज फॉर अ टॉस। ठीक है, अब देखो, अगर देखे होगे कि अभी जैसे कि कोई भी मैच चलता है इंडिया का, तो वो आपका डीडी में प्रसारित होता है, कहीं पे भी हो रहा हो मैच, वर्ल्ड कप हो ना हो, लेकिन उस टाइम पे उस मैच में आपका प्रसारण होगा। ठीक है, लेकिन जब न्यूज आता है तो बंद भी हो जाता है कि अभी आधा घंटा के लिए खेल है, काहे कि अभी हमारा न्यूज चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से उसका प्रसारण होने लगता है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप का कोई मैच चल रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का, उसका प्रसारण दिखाता है? नहीं दिखाता। तो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कब होगा? जब आप उसमें इन्वॉल्व हैं, नॉट कि आपका कोई और कंट्री खेल रहा है। अगर कोई और कंट्री खेल रहा है, पैसा दीजिए, देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही है, यूरो कप है, फुटबॉल है, आईपीएल है, आईएसएल है, बहुत सारा चीज है जो कि आपका क्या कहते हैं काम आपका फ्री में नहीं करता है। बट द थिंग विच इज इन्वॉल्व विथ इंडिया, इवन ओलंपिक्स का भी आप देखोगे तो उसका भी प्रसारण आपका डीडी करता है। क्यों करता है? बिकॉज वी हैव अ रीजनेबल से इन दैट, वी आर मोर इंटरेस्टेड, दैट विल बी कमिंग अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो स्पीच और एक्सप्रेशन दोनों चीज का हम लोग बात कर लिए, एक्सप्रेशन का बात कर लिए थे, स्पीच का हम लोग बात कर लिए, फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी बात कर लिए। ठीक है, अभी तक कोई अभी हम लोग बस 19.1 ही पढ़े हैं, 19.1 बी में नहीं पहुंचे हैं। हाँ सर, पढ़ दी, वापस रिवाइज कर ली इंडियन एक्सप्रेस। हाँ चलो, इंडियन एक्सप्रेस का भी बात कर ही लिया है। बताओ सर, था ये कि प्रेस एक्ट निकाला गवर्नमेंट, ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट बहुत हेवी टैक्स लेवी किया था। इसके कारण इंडियन एक्सप्रेस का जो सर्कुलेशन था उसमें थोड़ा सा रोक आ गया, क्योंकि बहुत प्राइस बढ़ गया, लोग खरीदना बंद कर दिए। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस बोला कि हम लोग ऑलरेडी बहुत महंगा पे करते हैं इन कंपैरिजन, और अब और महंगा हो चुके थे, तो हम लोगों का सर्कुलेशन पे कर्टेलमेंट था। कोर्ट इसमें प्रोनाउंस की कि ऐसा कोई भी काम जो कि इनडायरेक्टली भी इसके सर्कुलेशन को कर्टेल करता है, तो उसमें इसमें मेन चीज यही था, बाकी सभी इससे मतलब क्या बोलते हैं केसेस से, कि इसमें कोर्ट बोली थी कि डिसेंट हो सकता है बिटवीन मीडिया एंड गवर्नमेंट, क्योंकि मीडिया का जो काम है वो थोड़ा सा एक्सपोजिंग नेचर का है,
और हो सकता है उसके हर न्यूज से गवर्नमेंट को फायदा ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी ड्रास्टिक स्टेप उठा ले जिससे कि लोगों के भी नॉलेज राइट टू ये डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज। हाँ नहीं, और लोगों के राइट टू इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक साथ आप दो तीन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स का वायलेशन है तो नहीं फिर कर सकते। नहीं कर सकते। और इसमें फिर बोली थी कि मतलब प्रपोजिशन दी थी कि आप उसको चेंज कीजिए, कम टैक्स लेवी कीजिए, सो दैट ये लगभग रमेश थापर वाले ही केस हाँ, का हाँ, था। हाँ। रमेश थापर वाले में भी वही हुआ था कि उसका मैगजीन को सर्कुलेशन में रोक दिया था। यहाँ पे था कि न्यूज़पेपर का टैक्स बढ़ा दिया था, और टैक्स बढ़ाने के बाद क्या किया कि उसमें बोला गया कि ऑब्वियसली कि हम लोग ऑलरेडी महंगा थे, इसको काफी फाइनेंशियल बर्डन होने लगा। और फाइनेंशियल बर्डन होने के बाद क्या हुआ कि उसने केस को किया कि हमारा ये जो आप डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन बाद में पढ़ेंगे, दैट मींस कि आप अगर किसी भी तरीके से कोई भी चीज को रोकने का कोशिश करते हैं, नॉट इन इफ यू कांट stop that person in say in a normal way, तो आप क्या कीजिएगा, you can go ahead and try some other way, ठीक है। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन पढ़िएगा उसके अंदर होगा कि समझो कि रांची म्युनिसिपैलिटी को लगा या रांची पुलिस को लगा कि हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ी आता है कि हजारीबाग मुला वाला लोग क्या करता है या हजारीबाग रामगढ़ वाला लोग क्या करता है, गाड़ी उठा के हजारी रांची पहुंच जाता है घूमने के लिए। तो रांची वाला क्या किया कि जो टोल टैक्स था, टोल टैक्स को उसको कर दिया कि संडे को अगर आपको रांची आना है तो उसका हम कर देंगे 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया। उससे क्या होगा, तो रांची में भीड़ नहीं लगेगा, ठीक है, रांची में भीड़ नहीं लगेगा। कर सकता है, क्या तो देते हैं ज्ञान न जाएगा सैटरडे का पढ़ लेगा। नहीं कर सकता सर। काहे नहीं कर सकता है? सर वहाँ से आदमी लोग का इंटरेस्ट वहाँ से जुड़ा हुआ है सर। इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है, अभी तुम बताया था कौन प्रॉपर्टी था, हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी है सर। रोड आपका पब्लिक प्रॉपर्टी है, हाँ, सर, तो आप अननेसेसरीली अगर ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो आपका ट्रैफिक पुलिस का गलती है। ऐसा नहीं कि हम क्या कहते हैं आप बढ़ा दीजिए रोड टैक्स या क्या कहते हैं टोल टैक्स बढ़ा दीजिए, वो कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। कल के दिन में अगर पता चले कि हाँ बच्चा मोबाइल से बिगड़ रहा है तो मोबाइल सबका छीन लिया जाए, उसमें लगा दे फंडामेंटल राइट लगा देते हैं, फंडामेंटल राइट लगा देते हैं कि सबका मोबाइल छीन लिया जाए, ठीक है। जो क्या कहते हैं 10 से 25 साल का बच्चा को मोबाइल नहीं मिलेगा, किया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है सर। हाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन बंद नहीं हो रहा है। इसमें फिर आंसर बहुत जल्दी से आ गया। नहीं हो रहा नहीं। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही बोला जाता है कि बिहार में भी जो शराब बंदी है उसमें भी बोला जाता है कि दैट इज नॉट द, बिहार गवर्नमेंट क्या बंद किया, बोला कि बैन करने से क्या होगा, क्राइम रेट कम हो जाएगा। अरे क्राइम रेट बोलेगा, कल के दिन में बोलोगे कहते हैं कि सबको घर में रखो इसलिए क्या कहते हैं क्राइम रेट बंद हो जाएगा, लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन लगा दे पहले तो थोड़ी ना वैसा है कि आप हर बार लॉकडाउन लगाओगे। एक तो जो चीज रीजनेबल है, लिखा हुआ है ना रीजनेबल, वही चीज को हम कर सकते हैं, जो अनरीजनेबल है नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग 19(1)(b) में चलते हैं अब, ठीक है। 19(1)(b) किस चीज का बात करता है? असेंबल पीसफुली एंड विदाउट पीसफुली विदाउट आर्म्स। पीसीबी होगा, पीसीबी। तो ये क्या होगा? बस जो हो रहा है सर सीए और नहीं नहीं सर, इसका ये इसका डिस्क्रिप्शन हम बताते हैं कि आप 26 जनवरी वाला काम नहीं कीजिए, डेली सिस्टम ऑर्डर पे बैठे रहिए। ठीक है, अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी चीज को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा फंडामेंटल राइट है किसी चीज को प्रोटेस्ट करने का, ठीक है। लगभग सबको मिला हुआ है ये राइट प्रोटेस्ट करने का, ठीक है। 2 और 3 को हम लोग थोड़ा सा एक साथ पढ़ेंगे। वहां पे बोलता है एसोसिएशन का बात करता है, ठीक है। 3 में देखो क्या बोलता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, और यहाँ पे उसके बाद बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज 2011 में बनाया गया था। ब्रेन ब्रेनिंग की हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लैट का कल्चर आ रहा था, तो जो हमारा फ्लैट का जो मेंटेनेंस के लिए जो बनता है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जा सकता है। तो ये दोनों चीज हुआ, जब हम लोग एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, और एसोसिएशन फॉर्म करके हम लोग किसी भी चीज का बार्गेन कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। अब हुआ कि एसोसिएशन बना सकते हैं। एसोसिएशन किन लोग बना सकते हैं? हर कोई बना सकते हैं, हर कोई बात हर कोई बना सकते हैं।
स्टूडेंट बना सकते हैं, हम्म। टीचर बना सकते हैं, नेता बना ले रहे हैं, हम्म। तो सबके पास अपना एसोसिएशन बन सकता है। एक है जो नहीं बना सकता नहीं है, बना सकता। एक ही है जो बिरादरी है जो नहीं बना सकता है, वो कौन है पता है? आर्मी आर्मी को भी नहीं बनाया जा सकता। आर्मी का और सर, कहते हैं कि उसका उसका कलेक्टिव association बार्गेनिंग है। उसका है, क्योंकि आप जब यहाँ पे एक है जिसका बटालियन बना हुआ है ना, हाँ। उस बटालियन का एक बटालियन से दूसरा हो सकता है, हाँ। ठीक है, लेकिन एक को बना के एकदम प्रोहिबिट किया गया है कि आप नहीं बना सकते। कौन है वो? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट में भी कैटेगराइज है, बैंकिंग एसोसिएशन बनता है, पब्लिक, इसीलिए तो हम बोले पब्लिक सर्वेंट भी सब नहीं लेकिन है। उसमें भी सर ये है ना कि स्केल 3 के बाद नहीं बना सकते हैं, बस ऐसा ही क्या हुआ? वैसा ही क्या हुआ है, स्केल 3 के बाद नहीं बना नहीं सकते। इसे- पब्लिक सर्वेंट में जिसका एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन है वो है आपका आईएएस ऑफिसर। हाँ। आईएएस उन लोग का आपका कोई भी एसोसिएशन नहीं बन सकता है, मतलब कि उन लोग कैसे लगेगा कि 10 वो आईएएस ऑफिसर धरना दे रहा है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर नहीं कर सकते हैं, तो उसमें उन लोग का स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है। ये आप लोग लेबर लॉ में जब पढ़िएगा तब पढ़िएगा, ये आपका जो केस आएगा कि क्या कहते हैं उन लोगों को क्यों नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है इसका भी रीजनिंग बहुत अच्छा था कि आप ही हैं जो क्या कहते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसी को बनाते हैं, और कितना बुरा लगेगा कि आप ही बोलिएगा कि हमको क्या कहते हैं हमारा सैलरी बढ़ाइए, अच्छा नहीं लगेगा। आपके अगेंस्ट स्ट्राइक होता है, आप ही करने लगे। हाँ, आप भी करने लगिए, आप ही कर- मतलब कि आपके खिलाफ ही तो होता है कि पॉलिसी चेंज कीजिए या पॉलिसी में हम लोग को बढ़ाइए, तो ये सब चीज को किया जा सकता है, बट दे विल नॉट हैव द राइट टू स्ट्राइक और फॉर्म एसोसिएशन फॉर बार्गेनिंग पर्पसेस। हाँ, एक चीज और पूछना है, हम लोगों में तो है ऐसा राइट टू यूनियन और ये सब, अमेरिका में ये राइट नहीं है ना, इसीलिए क्योंकि हम उसका किसी कंपनी का ये पढ़ रहे थे वहां तक कि अगर आप यूनियन या ऐसा कुछ भी फॉर्म करते हैं लेबर यूनियन, तो जितना भी आदमी है सबका एक्सपल्शन एक्सपल्शन एक साथ हो सकता है, वहां पे वो आता है रिप्रेजेंटेटिव सूट जो आता है, हाँ। आप सीधे सूट कीजिए, हाँ सूट माने कि आप सूट करने में वहां पे दिक्कत नहीं है, मैंने केस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। घर से निकले, स्नो पड़ा हुआ था, फिसल गए, सामने वाला गलती है, उससे बात मत करो, सीधे जाके केस कर दो, वहां से कंपनसेशन आएगा, सामने वाले चलने की जरूरत नहीं। गाड़ी ठोक दिया, आपको जाके थोड़ी ना मारता है कि यहाँ पे मार काट कर रहा है, वो जाएगा केस कर देगा, लाइसेंस प्लेट का नंबर ले लेगा, भेज देगा, वहां से कंपनसेशन मिल जाएगा, तो वहां पे उससे ज्यादा दिमाग खराब नहीं करता है उसका। तो यहाँ पे आपका बात करता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड राइट टू प्रोटेस्ट, दोनों का बात करता है। हम लोग 2 और 3 एक साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों थोड़ा सा एसोसिएटेड है। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन तो मतलब कि कोई भी सबको मिला हुआ है कि आप राइट से एसोसिएशन पढ़ सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए जो एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता है, बीच में आप लोग सुने होंगे कि मारुति का स्ट्राइक चल रहा है, उसका एसोसिएशन वाला स्ट्राइक कर रहा था, काम करने नहीं दे रहा था। तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी चीज को कलेक्टिवली बार्गेन करें। तो बोलते हैं ना एकता में शक्ति है, तो वो ही आपका बात करता है कि अगर 100 आदमी है और 100 आदमी को कोई एक रिप्रेजेंट करे, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या बोलता है कि हम स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी सिंकू बॉर्डर में देखें, फार्मर्स का प्रोटेस्ट में देखें। फार्मर्स का प्रोटेस्ट को हटाया सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है स्ट्राइक करना, ठीक है। बट सोवरेनिटी को हटाया नहीं जा सकता है। जहां पे सोवरेनिटी का बात आता है तो वहां पे आपको क्या कहते हैं, आपका प्रोटेस्ट वहां पे काम नहीं देगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसका भी एक क्वेश्चन आया था जब इन लोग प्रोटेस्ट कर रहा था बैठ के, और आर्मी मूवमेंट हो रहा था टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, और वो रोड इन लोग जाम करके रखा था। वहां पे वो बार्गेनिंग आया कि ये सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का है, आर्मी मूवमेंट है, आप उसको नहीं रोक सकते। पहले रोका था, फिर जाने दिया कि हाँ जाओ, ठीक है। तो वहां पे आपका जो रेस्ट्रिक्शंस है, वो रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है आपका 19 क्लॉज 3 में, जो कि बात करता है कि इन ग्राउंड्स पे आपका रेस्ट्रिक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो 19(3) का देख लो एक बार, नथिंग इन दिस क्लॉज बी द सेड क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इम्पोजेस प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग इन द इंटरेस्ट एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर वो जाएगा तो आपका ये लॉस हो सकता है। ये सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का कांसेप्ट क्या है पता है ना, कि अगर सीए का प्रोटेस्ट में कोई बैठा हुआ है, आप सुने होंगे बहुत सारा बात ये आया होगा कि जो वहां पे बिरयानी खिलाया जा रहा है उसका पैसा कहां से आ रहा है। ये सीए वाला सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वाले ने, किसान वाले में नहीं, किसान वाले में भी आया था, जो अभी क्या कहते हैं फंडिंग कहां से आ रहा है,
फंडिंग कहाँ से आ रहा है, मतलब कि समझो कि अगर कोई 1000 आदमी बैठा हुआ है, खाना पीना रहना ये वो सब कुछ तो हो रहा होगा इतने ठंड में, तो भाई वो पैसा आ कहाँ से रहा है? और आप बोल रहे हो कि किसान जो है वो तो गरीब आदमी है, तो आ कहाँ से रहा है? तो ठीक है, अगर ये चीज में अगर आ गया कि फॉरेन फंडिंग आ रहा है, फॉरेन फंडिंग आ रहा है फ्रॉम सम एनिमी, तो ये सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के नाम पे इसको भी बंद किया जा सकता है। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्ड बाय द सेल्फ क्लॉज। तो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर बात करता है। अब ये पब्लिक ऑर्डर क्या होता है? पब्लिक ऑर्डर क्या होता है? सर लाइक जैसे पब्लिक ऑर्डर भी आया ये सर लॉकडाउन हो रहा होगी सर पब्लिक ऑर्डर सीरियसली लिटरल टर्म भी नहीं है, मतलब कि समझो कॉन्स्टिट्यूशन के इसको पब्लिक ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन सोचो क्या होगा। पब्लिक ऑर्डर मतलब होता है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, समझ लो कि जहाँ पे लोग सिंगो गार्डन में बैठा हुआ है वहां पे समझ लो कि 12th का एक एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उनको बोला जा सकता है कि आप 1 किलोमीटर थोड़ा पीछे जाइए या हल्ला मत कीजिए यार यहाँ पे, या फिर उस जगह को खाली कर दीजिए, नहीं तो बच्चा लोग एग्जाम नहीं दे पाएगा। आपका प्रोटेस्ट का राइट है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के नाम पे आपको हटाया जा सकता है बिकॉज इफ द गवर्नमेंट सो डिजायर। पब्लिक ऑर्डर क्या होगा कि भाई वहां पे एग्जाम है या फिर वहां पे आज 12th का बोर्ड होने वाला है, तो दैट विल बी अ पब्लिक ऑर्डर एंड दैट पब्लिक ऑर्डर विल प्रिवेल ओवर देयर राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, वहां से उनको हटाया जा सकता है फॉर द टाइम मूवमेंट। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज। अब रीजनेबल एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, दैट इज रिक्वायर्ड एंड दैट कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, अब यहां पे बोलता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो स्ट्राइक का तो आपका मिला हुआ है आपको, लेकिन क्या स्ट्राइक या कोई भी आप जो हुजूम निकलता है क्या बिना परमिशन के निकल सकता है? अगर आप समझ लो कि लिखा रहता है ना रांची चलो, ये चलो वो चलो लिखा रहता है, या फिर ठंडा चौक में आए दिन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये ऐसे ही हो सकता है कि इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। आपका रामनवमी का जो झांकी निकलता है उसका हर किसी का परमिशन लेना पड़ता है, जिस जगह से निकलता है। जैसे कि अगर कोई मटवाड़ी से निकल रहा है, कोई कोर्रा से निकल रहा है, कोई क्या कहते हैं इधर से निकल रहा है, मुहर्रम का निकल रहा है, सबका परमिशन होता है, कितने लोग होंगे, क्या होंगे, कौन उसके लिए जिम्मेदारी लेगा। एक आदमी को हर जगह से उसको डेप्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये परमिशन लेके ही आप इस चीज को जमावड़ा को कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग परमिशन आपको नहीं सब है बताया अभी अभी तो वो रेप केस नहीं था वहाँ जम्मू कश्मीर का जो भी रेप केस था हाँ वही था। कठुआ अभी हाल में कठुआ तो पुराना है, कठुआ पुराना। तो इतना तो वो केस जो था उसके अगेंस्ट मतलब इसके क्लास के बच्चे वो पीपल वो लोग सर भाई आकाश आफ्टर 1 month और 2 month उन लोगों को लगा कि जस्टिस नहीं मिलेगा, जस्टिस मिलेगा ऐसे कि अब हम स्कैंडल निकालेंगे सुबह में। हम बोले ठीक है, और देख रहे हैं कि जो लोग नहीं आते हैं उसमें देख रहे हैं जमावड़ा लगा हुआ है, क्या प्लान है? बस भैया अभी निकलेंगे। हमने कहाँ निकलोगे? रैली करना है। हमको लगा रैली करना है तो कहाँ रैली करना है? हमने कितने लोग 100 आदमी जुटा लिए। हम बोले भाई तुमको कहाँ रैली करना है बताओ क्या बात? बस सोच रहे हैं भैया कि आनंदा चौक से करेंगे। हम बोले पापा तुम्हारे पुलिस में है ना? बेल क्राइम में बाबूजी नहीं आएंगे तुम्हारे? तो बोलता है ऐसे थोड़ी ना भैया, एनएसएस के साथ जाओ। हम बोले बेटा जब हम देखते हैं डराते हुए ना तो पूछता भी नहीं कि कौन एनएसएस का नहीं, उसके लिए जैसे कि आपका कितना जमा रहा है 5 7 10 तक आपका चलेगा, लेकिन अगर उसके बाद 100 आदमी को अगर आप ले जा रहे हैं तो आपको परमिशन लेना जरूरी है। परमिशन लेने के लिए ठीक है, परमिशन लेने के लिए आपका जरूरी है परमिशन। मतलब क्या समझे, हमारा चौक में 100 आदमी जो यहाँ पे वहां से 1000 आदमी ऐसे ही पड़ा हुआ है वहां पे, तो पूरा ऐसे ही जगह नहीं रहता है, तो वहां पे अगर आप क्या कहते हैं 100 आदमी को लेके जाते हैं तो आपको परमिशन हो सकता है नहीं दे इंटरवीइंग आवर्स। वो बोलेगा कि शाम को कीजिए, इतना बजे के बाद कीजिए, तो वो उसके बाद रेस्ट्रिक्शन लगाएगा एंड दैट इज फाइन, क्योंकि अगर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा तो आपका पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर के नाम पे वो बहुत सारा चीज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखो ना कि रांची में बहुत बार लिखा रहता है रांची चलो, फलाना तारीख को रांची चलो, और वहां पे लिखा रहेगा मोराबादी में 1 लाख का जमावड़ा। ठीक है, मोराबादी मैदान अगर आप गए हो तो मोराबादी मैदान में 1 लाख आदमी आ सकता है? पॉसिबल नहीं है।
सब ग्राउंड खिलाएगा तो मजे आ जाए। तब भी नहीं आएगा। फुटबॉल ग्राउंड कहाँ से देखेगा? बस वहीं पे ना जो जगह है वहीं पे करेगा। जो टाइम स्क्वायर बनाया है पूरा वो मजे वाला है। मोराबादी का जो टाइम स्क्वायर है वही बनाना है। तो ठीक है, तो वहां पे आप समझ लो कि वहां पे 1 लाख आदमी आएगा, नहीं आएगा। प्रशासन बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम 1 लाख आदमी ले आओ, परमिशन, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि आप परमिशन दे दीजिए, तो उसको प्रेशर दिया तो उसको दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1 लाख आदमी आज आने वाला है। बीइंग द सिटी एसपी तुम क्या करोगे? रोक उसको सकते नहीं होगा कि परमिशन हम दे दिए हैं। क्या किया उसने? उसको मोटर व्हीकल का चेकिंग लगा दिया। भाई जिसके पास क्या कहते हैं पोल्यूशन नहीं है, गाड़ी का कागज नहीं है, वो आपका नहीं आ सकता। ठीक है, क्या किया तो कहां पे लगाया? आपका ओरमांझी में लगा दिया, तुम्हारा गुमला के तरफ से वाला रास्ता में लगा दिया, तुम्हारा क्या कहते हैं उधर डाल्टनगंज वाला रास्ता में लगा दिया, उधर से आपका कुटी वाला रास्ता में लगा दिया। अब क्या हुआ कि अगर कुटी से जो वाला आदमी आ रहा है उसको अगर उठा दो, क्या कहते हैं रेड फ्रिज रोड स्कूल जो है वहां पे उसको उतार दो, इसको यहाँ पे ओरमांझी में उतार दो। ठीक है, इसको यहाँ पे ओरमांझी में उतार दो, उसके बाद उसको उधर का कहते हैं डाल्टनगंज का सेंट्रल यूनिवर्सिटी और झारखंड पास उधर उतार दो। वहां से वो आएगा कैसे? नहीं आएगा, उसको तो पता भी नहीं है काहे कि उसको क्या कहते हैं भीड़ जुटाने के लिए आदमी ला रहा है, लाद के ला रहा है। वो रांची देखा थोड़ी ना है, वो क्या बोलता है, अरे रांची दिखाएंगे तुमको मुर्गा भात खिलाएंगे और क्या कहते हैं एक बोतल दे देंगे इसी में चलो, उतना ही बोल के लाता है। तो उसको तो अब क्या कहते हैं वहां से मतलब है, जो रांची जानता भी नहीं है, आएगा कहां से? 1 लाख का जमावड़ा कितना हो गया? 10,000। चाहे कितना आदमी कितना का कहते हैं गाड़ी का सब पेपर ठीक होता है, किसी का नहीं होगा, नहीं होगा। उसमें लाइसेंस चेक करेगा, उसमें इंश्योरेंस छोड़ो पॉल्यूशन चेक कर दिया तो किसी का नहीं होगा। हाँ, किसी का नहीं होगा। हम लोग खुद नहीं है तो अब क्या बोलते हैं? हवा भी तो क्या में से हवा तो छोड़ो, हवा तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हवा तो जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरीके से लोग उसको क्या कहते हैं इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर हमको लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर के नाम पे करना है तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। हम तो चेकिंग अभियान चला रहे हैं, चेकिंग अभियान चला रहे हैं तो हम कर सकते हैं, कभी भी रोज करना चाहिए। हम एक चीज करते हैं उसी में इतना पकड़ा गया। एक दिन लगाया था यहाँ पे क्या कहते हैं जो इलीगल पार्किंग वाला, तो बोलता है 5 लाख कमाया है हजारीबाग में, जो स्टिकर लगा के गया है, तो 5 लाख एक दिन में कमाया है इलीगल पार्किंग में। 2-4 दिन उसका असर रहेगा, फिर तीसरा दिन से वही होगा। तो ऐसे ही होता है। यहाँ भी सर ये वाला हुआ था अभी तो बता दे तो 17 करोड़ रुपया पूरा ओवरऑल में ये हुआ था एक बार। सर हेमंत सोरेन आए थे ना यहाँ, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी तो था नहीं उनका इधर उधर, मतलब अगल बगल कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक्सेप्ट रामगढ़। हाँ। तो लोगों को बुलाया गया था, हम लोग देख रहे थे हम तो रास्ते से सर बस से हुआ ऐसे इसी बस से तो ऑब्वियसली आएगा ही, तो काहे वही तो उसको दिखाना है। हाँ भाई दिखाना तो पड़ेगा। कितना क्लास है? साढ़े किसका? विक्रम इन लोगों की सर 916 हो रहा है, जाना पड़ेगा अगर पहुंचना है तो। ठीक है, 19 का 2 क्लॉज अभी बाकी रह गया। सर टू फील टू बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है। सुबोधीप सर उजना को बोले पकड़े उजना को पुलिस कल पढ़ के आना कॉन्स्टिट्यूशन जितना डॉक्ट्रिन है सर डिस्कस करेंगे तो 3 दिन पहले हमको पोस्ट की ऐसे कंफ्यूजन हो कितना डॉक्ट्रिन है हम बोलते भाई याद तो हमको नहीं है कितना डॉक्ट्रिन है बहुत है कि सर हम किताब खाली बदले एक किताब पढ़े फिर दूसरा किताब उसमें हमको दूसरा डॉक्ट्रिन भी अलग से ऐड मिलेगा। जैसे हम पढ़ रहे थे 13 लॉ, उसमें था डॉक्ट्रिन ऑफ सिंगुलैरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वे और फंडामेंटल। एमपी जान खोले उसमें नया डॉक्ट्रिन ऑफ फाइनलिटी